कवर करेंगे और करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं 28 अप्रैल तक तो आपको अनअकैडमी के नोट्स मिलेंगे जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज इनकी कॉस्ट 10,000 रुपये है। इसके अलावा अनअकैडमी में एक लोन का ऑप्शन आया है कि आप में से जो लोग सब्सक्रिप्शन का पेमेंट वन टाइम में नहीं करना चाहते और लोन लेना चाहते हैं तो 0% इंटरेस्ट रेट पे अनअकैडमी लोन ऑप्शन भी लाया है। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ 25 तारीख को सुबह 11 बजे अनअकैडमी गेमीफाइड कॉम्बैट होने वाला है हमारा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में। मैंने भी इसमें क्वेश्चन बनाए, इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, काफ़ी अच्छा है ये। इसी के साथ अगर आप 28 अप्रैल तक अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, तो आपको 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, ज़्यादा टाइम का मिलेगा। मतलब कि अगर आप 2022 के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको सब्सक्रिप्शन अगले अप्रैल 2022 तक नहीं बल्कि प्रीलिम्स 2022 तक एंड लाइकवाइज प्रीलिम्स 2023 तक मिलेगा। तो आप 1 साल 2 साल के लिए 28 अप्रैल से वाले सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी 21 अप्रैल से हमारे बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स लेंगे। एमसीक्यू बैच आ रहा है, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच और एनसीईआरटी बैच इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। तो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करिए, जीएस और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। पैटर्न सेम रहेगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आखिरी में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा, उसे सुन लेना, उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स द अप्रूवल ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। संविधान ये बोलता है कि अगर आप किसी उच्च न्यायालय के जज को अपॉइंट करना चाहते हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ब्यूरो और स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी है, ऐसा बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट जज शुड बी अप्रूव्ड बाय द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने काफ़ी बात करी है इसके बारे में। पॉज करके सॉल्व करिए और फिर डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। सो द आंसर इज बी ओनली 2। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं इसको एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 216 है वो ये बोलता है कि जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं इंडिया में उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लेकर साइलेंट है कि आपको इंफॉर्मेशन ब्यूरो का अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए, आपको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में एकदम साइलेंट है। संविधान सिर्फ इतना बोलता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ इतना बोलता है आर्टिकल 216। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना पूरा। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 3 लैंडमार्क जजमेंट्स पास कर दी जिन्हें फेमसली बोला जाता है 3 जजेस केस। पहला केस है फर्स्ट जजेस केस 1981, दूसरा केस है सेकंड जजेस केस 1993 और तीसरा है थर्ड जजेस केस 1998। इन 3 जजमेंट्स को कंबाइन करके सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये नाम ध्यान रखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। किसने तैयार करा? सुप्रीम कोर्ट ने तैयार करा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की चर्चा हुई। इस चर्चा में बोला गया कि हमारे को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मंजूर है। अच्छा ठीक है, मंजूर है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें है क्या? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में बोला गया कि अगर आपको हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, एमओपी में। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है वो एक छोटा सा ग्रुप बनाएगा जिसे बुलाएगा हाई कोर्ट कॉलेजियम। ये जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा ये हेडेड होगा बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो हाई कोर्ट के कॉलेजियम को चेयर करेंगे। ये हाई कोर्ट का कॉलेजियम केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस भेजेगा कि हम चाहते हैं इन 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 लोगों को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, हाई कोर्ट कॉलेजियम नाम भेजेगा केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार के पास जैसे ही नाम आते हैं हाई कोर्ट कॉलेजियम से, केंद्र की सरकार 2 काम करेगी। पहला काम, जो भी लिस्ट आई है हाई कोर्ट कॉलेजियम की साइड से उनको भेज देगी इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास। क्यों?
बैकग्राउंड चेक कराने के लिए कि ये जज कहीं एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं ये करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, इनका सेंस ऑफ जजमेंट सही है या नहीं, पूरी इनकी जांच पड़ताल करने के लिए ये जो लिस्ट ऑफ जजेस आएगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आएगा हाईकोर्ट कॉलेजियम से, केंद्र की सरकार इस पूरी लिस्ट को भेज देगी इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास। साथ के साथ केंद्र की सरकार बात करेगी स्टेट गवर्नमेंट से कि देखो, आपके हाई कोर्ट ने हमारे को ये पूरी लिस्ट भेजी है, ये जजेस को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या राय है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर, मतलब कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर अपनी ओपिनियन भेजेंगे, और वो ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस ओपिनियन को मान सकता है, ना चाहे तो नहीं मान सकता, कोई कंपल्शन नहीं है। अब क्या होगा, आईबी की रिपोर्ट आ गई, बैकग्राउंड चेक हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन ले लिया, केंद्र की सरकार अब ये नाम भेजेगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक ग्रुप है विच इज़ हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चेन क्या बन रही है, सबसे पहले हाई कोर्ट कॉलेजियम नाम भेजेगा केंद्र सरकार को, इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट खुश है, सेटिस्फाइड है, वो नाम भेज देगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फाइनल डिसीजन लेगा कि ये जजेस को अपॉइंट करना है नहीं करना, और उसके बाद एक बारी कॉलेजियम ने बोल दिया हाँ कर दो अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन जजेस को अपॉइंट कर देंगे हाई कोर्ट में। यह पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ध्यान से सुनेंगे, यह पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। यह पूरा प्रोसेस कहां दिया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तैयार करा था। कब, 3 जजेस केस की जजमेंट से। यह है पूरा का पूरा प्रोसेस हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करने का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स द अप्रूवल ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड स्टेट गवर्नमेंट। गलत, कॉन्स्टिट्यूशन तो साइलेंट है इस मसले पे, वो सिर्फ ये बोलता है कि हाई कोर्ट जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एवरी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अ हाई कोर्ट जज शुड बी अप्रूव्ड बाय द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट, अभी तो बताया मैंने, हाई कोर्ट कॉलेजियम से नाम जाएगा केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार डिस्कशन करेगी आईबी और स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके बाद केंद्र सरकार नाम भेजेगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, जिनकी हाँ होनी चाहिए। आंसर इज बी, ओनली 2। यह है 3 जजेस केस, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने का इंडिया में प्रोसेस। सवाल उठता है न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे हाई कोर्ट्स में आज की तारीख में 40% वैकेंसी चल रही है। मतलब कि जितने भी हाई कोर्ट की जजेस की पोजीशन है उसमें से 40% खाली पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस से बात करी गई कि सर ये क्या हो रहा है, इन्होंने बोला ये इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है हाई कोर्ट जजेस के नाम को क्लियर करने में। मतलब कि जब हाई कोर्ट कॉलेजियम नाम भेज देता है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। मतलब कि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है आईबी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करने में, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में वैकेंसी बढ़ती जा रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने एक बात बोली कि हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अमेंड कर देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, वही बुकलेट 3 जजेस केस के बाद जो बनाई गई थी, ठीक है। तो शरद बोबड़े ने बोला कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है हम इसको अमेंड कर देते हैं और इसके अंदर एक क्लॉज डाल देते हैं। कैसा क्लॉज, ये क्लॉज कि जब हाई कोर्ट कॉलेजियम नाम भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब हाई कोर्ट कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम भेजेगा, जब हाई कोर्ट कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम भेजेगा, तो इस दौरान जब हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम भेज दिया, इस टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट 4 महीने के अंदर अंदर नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे। ऐसा बोला शरद बोबड़े ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने बोला कि हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अमेंड करते हैं और जब भी हाई कोर्ट कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम भेजेगा उसके 4 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार को सारे नाम क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजने होंगे, तभी टाइम बाउंड मैनर में काम हो सकता है। इस वजह से पूरा मसला करंट अफेयर्स में है। अगला सवाल, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद स्कोर जरूर मेंशन करेंगे कमेंट में। नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, उसे ज्वाइन कर लो, रेफरल कोड आपको पता ही है, मुदित गुप्ता। एक और सवाल हाईकोर्ट जजेस पे, 2 मसले थे जो न्यूज़ में थे, दोनों के ऊपर मैंने यहाँ पे सवाल बना दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हाईकोर्ट जजेस। पहला, रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रीअपॉइंटेड टू द सेम और अ डिफरेंट हाई कोर्ट फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। सेकेंड,
द रिटायर्ड जजेस सो अपॉइंटेड अगेन आर अपॉइंटेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पॉज करके सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं. सो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. आर्टिकल 224A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति हैं जो हाईकोर्ट जज की पोजीशन से रिटायर हो चुके हैं, एक हाईकोर्ट जज हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को एक प्रावधान देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है. मान लीजिए हाईकोर्ट में अगर जजेस का नंबर बहुत कम है, हाईकोर्ट में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है टेम्परेरी बेसिस पे. जो जजेस ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट किया जा सकता है, ये कह के कि जब तक पेंडेंसी ऑफ केसेस कम नहीं हो रहा था, जब तक हाईकोर्ट की वैकेंसीज कम नहीं हो जाती, आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दो इस पूरे के पूरे काम में. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने पेंडेंसी ऑफ केसेस के लिए एक नया टर्म इजाद करा है जिसको बोला जाता है डॉकेट एक्सप्लोजन. यहां पे टर्म मेंशन्ड है, मेंस में और इंटरव्यू में काम आएगा. डॉकेट एक्सप्लोजन. डॉकेट एक्सप्लोजन का मतलब होता है पेंडेंसी ऑफ केसेस. केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं और हाईकोर्ट में, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में क्या बताया, 40% वैकेंसीज हैं हाईकोर्ट में. केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जजेस कम होते जा रहे हैं. तो केसेस को फटाफट रैप अप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं फिर से केसेस को कम करने के लिए. ठीक है. आर्टिकल 224A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है रिटायर्ड जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है. ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये बोलता है सबसे पहले आपको रिटायर्ड जजेस का कंसेंट चाहिए होगा. जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं आपको इनका कंसेंट चाहिए होगा. इनकी मर्जी पूछिए क्या ये दोबारा से हाईकोर्ट में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते. अगर इन्होंने कंसेंट दे दिया तो फिर सेम प्रोसेस फॉलो होगा. हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम है वो नाम भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फटाफट वेरिफिकेशन करा के नाम भेजेगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, और फिर एंड में प्रेसिडेंट जो हैं वो इनको अपॉइंट कर लेंगे. डिट्टो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बस यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका कंसेंट चाहिए होता है कि आप दोबारा से कोर्ट में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते. राइट. तो केसेस को फटाफट सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आर्टिकल 224 के अंडर रिटायर्ड जजेस को दोबारा से नियुक्त किया जाए. अच्छा, समझने की बात यहां पे यह है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका कोई भी टेन्योर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 224 में या किसी और आर्टिकल में इनका टेन्योर मेंशन नहीं है. मतलब कि अगर आप रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को दोबारा से अपॉइंट कर रहे हो उसी हाईकोर्ट में या किसी और हाईकोर्ट में, अगर आप उनको दोबारा से अपॉइंट कर रहे हो तो उनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. इट इज़ अप टू द कॉलेजियम टू डिसाइड कि कितने टाइम के लिए आप इन्हें अपॉइंट करना चाहते हो. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को 2 से 3 साल के लिए अपॉइंट कर लेते हैं उन हाईकोर्ट्स में जहां पे पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है. मतलब कि कहीं पे भी रिटायर्ड जजेस को दोबारा अपॉइंट करने का टेन्योर मेंशन नहीं है कि किस एज तक या कितने साल के लिए ये हाईकोर्ट जज दोबारा से बन सकते हैं. तो कहने का मतलब है यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स जो कि गलत है. रिटायर्ड जजेस का टेन्योर अगर वो दोबारा से अपॉइंट होता तो मेंशन नहीं है. साथ के साथ हमारे को अप्रूवल प्रेसिडेंट का चाहिए, गवर्नर का नहीं चाहिए. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. दोनों स्टेटमेंट गलत है. आंसर इज डी. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. दोनों क्वेश्चंस के थ्रू मैंने हाई कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है और क्या सोल्यूशन प्रपोज करा गया है पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए, हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया. तो पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला आपका यहाँ से खत्म होता है. अगला सवाल इकोनॉमी बेस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा जो भारत का केंद्र का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसमें से कौन सा इनका फंक्शन है. करेंसी मैनेजमेंट एंड फॉरेन करेंसी एक्यूमुलेशन, एक्ट एज द बैंकर ऑफ द बैंक्स, मैनेज द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ द रुपी इन द मार्केट एंड सेट द इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. यहां पे मैंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज करी है. ध्यान से पढ़िए और फिर डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन. बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं. जो अपना आरबीआई है इसमें से क्या क्या उसके फंक्शन है.
अब आप कहोगे सर पता नहीं क्या हो गया, इन्हें इतने आसान से सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल करंट अफेयर्स में रहा है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। अभी समझ आएगा आपको क्यों मैंने सवाल डाला। इसमें से कौन सा जो है आरबीआई का फंक्शन है हमारे को बताना है। करेंसी मैनेजमेंट, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट और ये सब, यस ये हमारा फंक्शन है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, गलत, ये हमारा फंक्शन नहीं है। एक्यूमुलेशन का मतलब है ट्रक भर भर के डॉलर जो है आरबीआई अपने तिजोरी में भरता रहता है, मतलब कि आरबीआई का फंक्शन है डॉलर यूरो इकट्ठे कर करके अपनी तिजोरी में रखना, गलत। हम फॉलो करते हैं फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब कि हम ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं जो कि पूरा का पूरा मार्केट ड्रिवन सिस्टम है। हम मार्केट ड्रिवन सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ डॉलर और रुपी जो है वो मार्केट डायनेमिक्स के बेसिस पे अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। मतलब कि हमारे यहाँ आरबीआई जो है किसी भी प्रकार की एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा कि हाँ मेरा नया शौक है अब कि मैं ट्रक भर भर के डॉलर को अपनी तिजोरी में रखूंगा, गलत। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव गलत है, इसलिए पहले वाला ऑप्शन गलत है। ये फंक्शन नहीं है आरबीआई का। तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। एक्ट एज बैंकर ऑफ बैंक्स, जितने भी बड़े बड़े कमर्शियल बैंक हैं उनका खाता आरबीआई में होता है, करेक्ट। मैनेज द बोरिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब आरबीआई मैनेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन रुपी इन द मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, ऑपरेशन ट्विस्ट के थ्रू आरबीआई बॉन्ड खरीदता है बेचता है जिससे कि रुपी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट करी जाए। अभी कल ही हमने सवाल करा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम पे जिसमें आरबीआई 1 ट्रिलियन रुपीज मार्केट में इंजेक्ट करने वाला है, फोर्थ भी एकदम सही है। सेट द इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स, एकदम गलत। कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो लोन का वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो बैंक्स खुद तय करते हैं, आरबीआई नहीं तय करता उनके बेसिस पे। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। आंसर इज बी 2, 3 एंड 4। सवाल उठता है कि ये मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया और ये न्यूज में क्यों था। रिसेंटली अमेरिका ने हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है और अमेरिका ने यह बोला है कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डॉलर को एक्यूमुलेट कर रहा है। उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डॉलर इकट्ठे कर करके अपने यहाँ तिजोरी में एक रिजर्व बना रहा है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल, यह आरोप बिल्कुल गलत है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत थोड़े बहुत डॉलर खरीदता बेचता रहता है आरबीआई, और वो दुनिया का हर सेंट्रल बैंक करता है कि थोड़ा बहुत जो है सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह खरीदने बेचने के लिए, डॉलर और रुपये की सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए थोड़ी बहुत मार्केट इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक करता है। हमारा है फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उसके बाद भी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो थोड़े बहुत डॉलर को खरीदता बेचता रहता है, जो कि मैंडेट है उसका। लेकिन यूएस ने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया करेंसी एक्यूमुलेशन का, वो चाइना में होता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो डॉलर एक्यूमुलेट करता है, और तभी चाइना के पास जो रिजर्व्स हैं डॉलर के वो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। अप्रॉक्सीमेटली 4 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं चाइना के पास डॉलर के, क्योंकि वो डॉलर को एक्यूमुलेट करता है। वो मार्केट में जैसे डॉलर देखता है उसे खरीदता रहता है और अपनी तिजोरी में जमा करता रहता है। बेसिकली ये जो करेंसी एक्यूमुलेशन होता है गलत प्रैक्टिस होती है। चाइना ये कर रहा है तभी उसके पास 4 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ही रीजनेबल लेवल पे हैं, मतलब कि 500 से 600 बिलियन डॉलर तक हैं, जो कि रीजनेबल है। अगर हम करेंसी एक्यूमुलेशन कर रहे होते तो हमारे पास इतने थोड़े से रिजर्व्स नहीं होते, हमारे पास भी चाइना जितने 2-3 ट्रिलियन डॉलर तो आराम से होते ही। तो यूएस ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया डॉलर को एक्यूमुलेट कर रहा है, ये एकदम गलत इल्ज़ाम है। और इंडिया जो है पूरा तरीके से फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करता है। हमारे यहाँ डॉलर को जबरदस्ती खरीदा बेचा नहीं जाता, थोड़ा बहुत मार्केट इंटरवेंशन करना पड़ता है करेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए, और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, राइट। तो आरबीआई ने ऐसा कोई गलत काम नहीं करा है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा रेफरल कोड आपको पता होगा, अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज़ करेंगे मुदत गुप्ता। इसी के साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और आखिरी में अपना स्कोर कॉमेंट में मैंशन करेंगे। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला स्टेटमेंट, एनबीएफआईडी इज 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एम्ड एट फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि 100% मोदी सरकार द्वारा ओन्ड है।
NBFID इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक इन्हें कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना। तीसरा स्टेटमेंट, अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, NBFID ऑल्सो एम्स टू डीपन द बॉन्ड एंड द फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अलावा ये बॉन्ड मार्केट, डिबेंचर मार्केट और फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट बोलता है। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पॉज करके सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं। सो द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बजट में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि हम एक डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बजट में अनाउंस हुआ था, रिसेंटली पार्लियामेंट में इसके रिगार्ड्स में बिल भी पास किया गया। बहुत ध्यान से सुनना, इकोनॉमी की कई सारी टर्मिनोलॉजी यहां पे बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे पहले, ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, ये जो नया बैंक बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, ये है डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसे DFI बोलते हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बेसिकली एक बैंक जो नॉर्मल बैंक है, SBI, HDFC, एक्सिस, और एक DFI में फ़र्क होता है। इनमें फ़र्क यह होता है कि बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये सब, आपको पता है लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, राइट। डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोगों से डिपॉजिट नहीं लेता। आप और हम जैसे लोग इधर जाके पैसा डिपॉजिट नहीं करवा सकते। दूसरी बात, एक जो बैंक होता है वो थोड़े छोटे लोन्स देता है, 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल। बैंक का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। बैंक जो रिस्क ले सकता है वो थोड़ा कम लेता है। जो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि ये हमने बैंक बनाया नया NBFID, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिकली अलग से ये बैंक बनाया गया NBFID। ये जो NBFID बनाया गया है, इसके दो फंक्शंस हैं। पहला कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करेगा, मतलब कि जो 20-20, 30-30 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा देगा। इसी के साथ ये जो है भारत में बॉन्ड, डिबेंचर और फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट को प्रमोट करेगा। बेसिकली इसका काम क्या है समझो। इसका काम है, ये है NBFID, ये पैसा देगा, ये इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके पास कहीं से पैसा आएगा भी। ये क्या करेगा, ये अलग अलग जगहों से पैसा लोन में लेगा, मतलब कि अलग अलग पेंशन फंड, अलग अलग इंश्योरेंस फंड जैसे कि LIC वगैरह, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, बैंक्स कि कभी स्टेट बैंक का मन कर गया थोड़ा सा पैसा लगाने का, म्यूचुअल फंड, HDFC, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एटसेट्रा। इन सब को ये बॉन्ड्स इशू करेगा 10-10, 20-20 साल के। इन सब को ये बॉन्ड्स इशू करेगा और पलटे में इनसे पैसा लेगा। तो ये जो बॉन्ड इशू करेगा, डिबेंचर इशू करेगा पैसा लेने के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशन से, इसके थ्रू ये इंडिया में बॉन्ड मार्केट को प्रमोट करेगा, इसके थ्रू ये इंडिया में डिबेंचर मार्केट को प्रमोट करेगा। तो देखो इसके दो फंक्शन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट करके, दूसरा ये जो अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड, डिबेंचर, इनकी मार्केट को प्रमोट करना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू कहीं पे भी पूछा जाए, NBFID के दो फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, राइट। आज की तारीख में ये जो NBFID है, यहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है, लेकिन केंद्र की सरकार ने बिल में ये बोला है, जो बिल पार्लियामेंट में आया है उसमें ये बोला है, आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूशन में हम अपनी ओनरशिप को कम कर देंगे और उसे 26% तक रिड्यूस कर देंगे। ये जो बैंक नया शुरू किया जाएगा, ये शुरू किया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए के साथ। ये ध्यान रखेंगे, इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए तक ये रेस कर सकता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अलग से डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ इतने बड़े लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन था नहीं। जो बैंक्स थे, NBFCs थे, उनकी इतनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, और इसीलिए अलग अलग बड़े बड़े सोर्सेज से पैसा रेस करके बॉन्ड्स के थ्रू ये जो NBFID है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। साथ के साथ इसको ये बोला गया
मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो NBFID है ये अलग अलग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, पेंशन फंड और इन सब जगहों से पैसा रेज करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, नया इंस्टीट्यूशन है, इसको कोई पैसा क्यों देगा? केंद्र की सरकार ने बिल में बोला है कि आप जब ये पैसा रेस करोगे बॉन्ड्स के थ्रू, जब आप डिबेंचर्स के थ्रू ये पैसा रेस करोगे, IMF, वर्ल्ड बैंक, पेंशन फंड, इंश्योरेंस, LIC, इन सब से, तो हम आपको गारंटी देंगे। मतलब कि केंद्र सरकार इनको गारंटी देगी कि हाँ, कल को अगर ये NBFID आपका पैसा वापस नहीं कर पाया तो हम बैठे हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि शुरू में NBFID जितना भी पैसा रेस कर रहा है उसमें केंद्र की सरकार इनको हेल्प करेगी गारंटी देके पैसा रेस करने में। इसी के साथ इनको प्रोटेक्शन दी गई है। किस बात की प्रोटेक्शन? कि अगर कल को इनके ऊपर CBI वगैरह की कोई इन्वेस्टिगेशन होती है NBFID के ऊपर, तो कुछ सर्टन केसेस में आपको केंद्र सरकार का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। बेसिकली इनको ये पावर इसलिए दी गई है, इनको ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई है जिससे कि ये बोल्ड डिसीजंस ले सके बिजनेस के लिए। मतलब कि NBFID ने कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, वो पैसा डूब गया, CBI इनके पीछे पड़ गई, अगर वो जेन्युइन केस है कि नहीं यहाँ पे NBFID की गलती नहीं है, तो केंद्र की सरकार इनके ऑफिशियल्स को बचा सकती है ये बोल के कि हाँ, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए, आप हमसे परमिशन लो, उसके बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन करना। कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए NBFID में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। तो ये है पूरा का पूरा NBFID बिल का एनालिसिस जो मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको कवर करा दिया है। आज का आखिरी सवाल, रेफरल कोड आपको पता है मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। पांचों क्वेश्चन होने के बाद नीचे अपना स्कोर मेंशन कर देना और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आखिरी सवाल कोरोना के ऊपर, बहुत जबरदस्त सवाल, ऑक्सीजन लेवल को लेके समझते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोविड-19। The shortage of oxygen in the body is the result of lack of proper functioning of the immune system against COVID-19 virus. The shortage of oxygen in the body is caused when the cartilage cells come under the acute attack of the COVID-19 virus. ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं कि बॉडी में जब कोरोना वायरस का अटैक होता है तो ऑक्सीजन लेवल क्यों कम हो जाता है। आपको पता है कि आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर और इन सब को लेकर बहुत राजनीति चल रही है और करंट अफेयर्स में भी रहा है। हमारे को राजनीति से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इसकी बायोलॉजी से, क्योंकि एग्जाम में राजनीति नहीं बायोलॉजी पूछेगा। तो हमारे को यहाँ पे इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना है। पॉज करके सॉल्व करो, इसके बाद डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम के साथ। आंसर है डी, नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। अब बेसिकली क्या होता है, कोरोना वायरस जो है बॉडी में एंटर करता है, उससे पहले आप ये डायग्राम देख रहे होंगे और यहां पे आपको दिख रहा होगा लंग्स का डायग्राम। लंग्स के अंदर छोटी छोटी बोरियां होती हैं, सैक्स, जिन्हें कहते हैं एल्वियोली। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे, ये इधर ग्रेप्स के गुच्छे जैसा लग रहा है, अंगूर के गुच्छे जैसा, छोटी छोटी बोरियां, छोटे छोटे सैक्स, एल्वियोली। बेसिकली क्या होता है, जब आप नाक से सांस ले रहे हो, आपने सांस लिया, ये ब्लू कलर के मार्कर पे फोकस करो, हवा अंदर गई, हवा अंदर जा रही है, 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 और फिर उसके बाद ये जो बोरियां हैं, इन बोरियों में हवा भर जाती है। कहने का मतलब है व्हेन यू इनहेल ऑक्सीजन, दीज एल्वियोलीज दे स्टोर द ऑक्सीजन। एल्वियोली जो है ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। अच्छा देखो आप, ये जो है यहाँ पे आपको नसें दिख रही हैं, ये ब्लू कलर की नसें, रेड कलर की नसें, और ये लाइनिंग दिख रही है आपको इधर, और ये सारी लाइनिंग दिख रही है इधर, दिख रहा है। इनकी जो बॉर्डर होती है, आपको पता है क्या मतलब, मान लो एक प्लास्टिक का पॉलीथीन है, अगर आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन को सील करना है, ऊपर से पैक करना है, तो या तो टेप लगानी पड़ेगी या उसे ऐसे जो है थ्रेड वगैरह लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सिमिलरली क्या होता है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, नली जो होती है सांस लेने की, इसके कोने में सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है एथीलियम सेल्स। इथीलियल सेल्स, इनको बोला जाता है एथीलियल सेल्स। तो दो चीज़ें हमने समझ ली, जब आप नाक से सांस ले रहे हो तो ये जो ट्रैक है, ये जो नसें हैं, ये जो मसल्स हैं, इनके लाइनिंग में लगे हुए हैं एथीलियल सेल्स, और अंदर हैं बोरियां जिसको बोला जाता है एल्वियोली। ये देखिए, ये रहा एपिथीलियल, एपिथीलियल सेल्स। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एथीलियल, दिस इज एपिथीलियल, आई एम सॉरी फॉर दिस। एपिथीलियल सेल्स यहाँ पे लाइनिंग में एपिथेलियल सेल्स, और इधर एल्वियोली है, ये देखो ये, राइट। अब क्या हो रहा है, कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करा। जैसे ही कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इन पे अटैक करता है।
ये जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग है, उस लाइनिंग के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके ऊपर कोरोना वायरस अटैक करता है, उनके ऊपर कोरोना वायरस अटैक करता है। ठीक है, बेसिकली ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनका काम होता है कि ये जो एयर की ट्यूब है ये सेफ रहे, हवा ठीक तरीके से आ जा सके, ऑक्सीजन अंदर आ सके, CO2 बाहर जा सके, और कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन्फ्लुएंजा, कोई भी पैथोजन अंदर नहीं आना चाहिए। यह काम होता है एपिथेलियल सेल्स का। कोरोना वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करता है वो सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स पे अटैक कर देता है। ठीक है, कर दिया अटैक। जैसे ही एपिथेलियल सेल्स पे अटैक होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वाइट ब्लड सेल्स को भारी मात्रा में जनरेट करने लगता है। वाइट ब्लड सेल्स के पास आपको पता है इम्यूनिटी पावर होती है, और उन वाइट ब्लड सेल्स में भी जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जैसे ही ये एपिथेलियल सेल कोरोना के अटैक के अंडर आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और उसमें भी सबसे ज्यादा न्यूट्रोफाइल्स को रिएक्ट कर देता है, मतलब एक्टिवेट कर देता है, और वो आके यहां पे लड़ने लगते हैं। यहां पे लंग्स में छिड़ जाती है लड़ाई, जंग छिड़ गई। कोरोना वायरस एपिथेलियल सेल पे मार रहा है और पीछे से वाइट ब्लड सेल और न्यूट्रोफाइल्स आ रहे हैं जो हमारे एपिथेलियल सेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई हो रही है, गर्मा गर्मी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन। कहने का मतलब है जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही कोरोना वायरस हमारे एपिथेलियल सेल पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, वाइट ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफाइल्स जो कि एक टाइप का वाइट ब्लड सेल ही है वो पहुंच गया इधर ट्यूब में, हमारे फेफड़ों की ट्यूब में पहुंच गया। अब इधर पहुंचते ही क्या हो रहा है, लड़ाई हो गई। लड़ाई होती है तो क्या होता है, दिमाग गर्म हो गया, गर्मा गर्मी हो गई। यहां पे हो जाती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि यहां पे बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन। साथ के साथ यहां पे थोड़े से फ्लूइड्स भी जनरेट होते हैं। ऐसा ध्यान रखो, जब युद्ध होता है, वॉर होती है, तो क्या होता है, खून भी बहता है, फ्लूइड, और गर्मी भी आ जाती है। मतलब कि जब इम्यून सिस्टम ने यहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफाइल्स को कोरोना वायरस से लड़ने भेजा, इन्फ्लेमेशन आ गई और थोड़े से फ्लूइड्स आ गए। इस गर्मी की वजह से इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंसेशन और ये फ्लूइड्स की वजह से हमारी ये जो ऑक्सीजन यहां से जा रही थी अंदर, इधर एल्वियोली के पास, वो रुक जाती है। इस युद्ध की वजह से जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ गई, युद्ध हो रहा है, फ्लूइड्स बढ़ गए, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई, तो एल्वियोली में जो ऑक्सीजन जा रही है वो कम हो जाती है, और इस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जब कोरोना वायरस बहुत ही बुरी तरह उधर लड़ रहा होता है, और इसलिए हमारे को बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो ये जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है ये इसलिए होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम एकदम रिएक्टिव हो गया और उसने व्हाइट ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफाइल्स जनरेट करके अटैक करवा दिया कोरोना वायरस पे एपिथेलियल सेल्स के पास। और ये जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है ये कार्टिलेज सेल्स पे अटैक की वजह से नहीं होती, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जब अटैक होता है उसकी वजह से होती है, राइट। तो ये है कोरोना की पूरी डायनामिक्स, क्यों ऑक्सीजन कम हो जाती है। रेफरल कोड आपको पता है, टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लो। अनअकैडमी पे 25 तारीख को सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट है। 21 तारीख से बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में MCQ बैच, 1 साल बैच, 2 साल बैच और NCERT बैच। लेट्स क्रैक इट प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वन स्टॉप सोल्यूशन UPSC का।